हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग आर्द्रता, संघनन और इसके साथ ही साथ जो है आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, इसके अंतर्गत खास करके हम लोग सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, या आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है, या ओसांग बिंदु किसे कहते हैं, ओस क्या है, ओस क्या होती है, पाला किसे कहा जाता है, किसे आप जो है कुहरा की संज्ञा देते हैं, किसे कुहासा। तो इन सभी जो है बिंदुओं के ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में आर्द्रता क्या है, यानी ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं। तो देखिए, वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प होती है, यानी वायुमंडल के अंदर जलवाष्प को ही आर्द्रता कहा जाता है। देखिए, वायुमंडल में जो विद्यमान जलवाष्प की जो मात्रा होती है वही आर्द्रता है। अब थोड़ा जलवाष्प के ऊपर समझ लेना है कि भाई जलवाष्प की मात्रा को ही, यानी वायुमंडल के अंदर विद्यमान जो हमारी जलवाष्प होती है उसकी मात्रा को ही जो है आर्द्रता कहा जाता है, यानी ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो देखिए, जलवाष्प क्या है, जैसे आप देखते हैं कि जो पानी होता है जब भाप बन के वायुमंडल में उड़ता है तो यही जो भाप जो वायुमंडल में उड़ करके एक तरीके से जलवाष्प का रूप जो है गैसीय अवस्था, यानी जल की गैसीय अवस्था का रूप धारण कर लेता है। आपका वही आपका जलवाष्प है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा विद्यमान होती है वही हमारी आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहलाती है। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है कि देखिए, वायुमंडल के प्रति इकाई आयतन में जो हमारा वायुमंडल है उसके प्रति इकाई आयतन में जो है इसकी मात्रा देखा जाए अगर एक सामान्य तौर पे तो 4% के आसपास इसकी सापेक्षिक आर्द्रता होती है। यानी ऑल ओवर वायुमंडल में जो है जो ह्यूमिडिटी की बात की जाए यानी जलवाष्प की बात की जाए तो 4% के आसपास लगभग होती है, एक एवरेज। लेकिन देखिए, फिर भी आप देखते हैं कि जो भी आपका मौसम एवं जलवायु को निर्धारित करने का बहुत बड़ा जो कारण होता है वो आपका जलवाष्प ही होता है, यानी आपका जो है ह्यूमिडिटी होती है, यानी आर्द्रता होती है। तो जो है किसी भी स्थान की जो जलवायु है या वहाँ का जो मौसम है वो बहुत अधिक मात्रा में जो है आर्द्रता पर निर्भर करता है। और आपका जो है भिन्न भिन्न स्थान, यानी भिन्न भिन्न स्थानों पे जो है आर्द्रता का मान भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि हर स्थान पे आर्द्रता समान रूप से ही आपकी होगी। जैसे यदि बात की जाए कि पूरे जो है पृथ्वी पर जो है अगर हम बात कर लें महाद्वीपों की, तो देखिए 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, यानी विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यानी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ विषुवत रेखा के हमारा जो है अक्षांशों में महाद्वीपों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है। यानी सबसे अधिक वाष्पीकरण यदि देखा जाए महाद्वीपी कंडीशन में तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच होता है। अब यदि हम बात करें अगर महासागरों की, तो अगर हम महासागर की बात करेंगे तो वहां पे जो सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है, यानी जो पानी वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाता है तो उसी की मात्रा को ही हम लोग आर्द्रता कहते हैं। तो ये सर्वाधिक वाष्पीकरण दोनों गोलार्धों के 10 डिग्री उत्तर यानी 10 से लेकर के 20 डिग्री के मध्य होता है। यानी महाद्वीप की बात की जाए तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है। और यदि हम बात कर लें जो है महासागर की, तो हमारा 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के बीच सर्वाधिक जो है आपका वाष्पीकरण देखने को मिलता है, यानी वहाँ पे ह्यूमिडिटी अधिक देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा हम आपको आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन आपको इस टाइप में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। तो देखिए, एक आता है परीक्षा में कि ग्लोबल वार्मिंग की सर्वाधिक जिम्मेदार निम्न में कौन है। तो यदि आपके विकल्प में ऑप्शन में यदि वहाँ पे आपको दिया है जल वाष्प,
कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन दिया है, सुमान बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो जो सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग की जो सर्वाधिक जिम्मेदार यदि कोई है तो वो आपका जलवाष्प होता है। जलवाष्प जो होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा जो है गर्मी यानी पृथ्वी को गर्म करने का काम करती है। तो आपका वहाँ पे ऑप्शन जब जलवाष्प का होगा तो जलवाष्प सर्वाधिक जो है ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार आपकी एक तरीके से गैस है। अगर वहीं पे अगर जलवाष्प नहीं दिया गया है तो अब आप वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को तब आप टिक कर सकते हैं, वो 100% सही माना जाएगा कि सर्वाधिक जिम्मेदार आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे अब आर्द्रता सामर्थ्य को देखना है कि वास्तव में आर्द्रता का सामर्थ्य क्या है। तो देखिए, एक निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर वायु में जितनी ग्राम जलवाष्प अवशोषित करने की क्षमता होती है उसे उस वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। जैसे देखिए, कोई भी मान लीजिए कि एक निश्चित ताप पर, जैसे 1 घन मीटर की आपके एक निश्चित ताप पर 1 घन मीटर आयतन की जो वायु होती है वो अपने अंदर वह वायु 1 घन मीटर की जो वायु है वो जितना अधिक जलवाष्प को अवशोषित कर लेती है, वह जितना अवशोषित कर ले वही उसकी जो है आर्द्रता सामर्थ्य होती है। कहने का मतलब जैसे कोई वायु है वो जितना ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा को अवशोषित कर लेती है तो उसके जो अवशोषित करने की क्षमता है वही आपकी आर्द्रता सामर्थ्य है, बशर्ते यहाँ पे उसका तापमान निश्चित होना चाहिए और 1 घन मीटर की आपकी वायु के सापेक्ष देखा जाता है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, एक आता है संतृप्त वायु क्या है, यानी स्टैंडर्ड एयर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जब किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जल वाष्प आ जाए, जैसे कोई वायु है और अपनी क्षमता के बराबर वो जल वाष्प को अवशोषित करने की क्षमता रखती है, जल वाष्प को धारण करने की क्षमता रखती है, तो उस वायु को आप संतृप्त वायु या स्टैंडर्ड वायु के नाम से कहेंगे या जाना जाएगा। यानी स्टैंडर्ड एयर क्या है या संतृप्त वायु किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसी वायु जो अपनी क्षमता के बराबर जो है जल वाष्प को यानी ह्यूमिडिटी को धारण करने की क्षमता रखती है, तो उसे ही स्टैंडर्ड एयर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। कहता है कि वायु की आर्द्रता, अब ध्यान देना है, वायु की आर्द्रता सामर्थ्य तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाता है। जैसे अगर तापमान, देखिए जो आर्द्रता सामर्थ्य है वो डायरेक्ट तापमान पे डिपेंड करती है। अगर तापमान बढ़ेगा वायु का तो देखिए वायु की आर्द्रता सामर्थ्य तापमान वृद्धि के साथ बढ़ती है। अगर तापमान वायु का बढ़ रहा है तो आपकी आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी। अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग आगे, जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो ओस का, कुहरा का और कुहासा का ये जो कारण, मेन कारण है वो है आपका ड्यू पॉइंट, जिसे ओसांग के नाम से जाना जाता है। ये ओसांग क्या है इसे बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई वायु संतृप्त हो, यानी देखिए अभी आपने संतृप्त वायु को पढ़ा कि संतृप्त वायु जो होती है उसी वायु को कहा जाएगा जो वायु अपने अंदर जो है अपनी क्षमता के बराबर जलवाष्प धारण करने की क्षमता रखती है, तो वही आपका जो है संतृप्त वायु है। तो कहने का मतलब जिस न्यूनतम ताप पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है, यानी अपने जितनी उसकी क्षमता है उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प धारण कर लेती है, तो जिस ताप पे वो धारण करने का काम करती है, जिस ताप पे वो, यह कहने का मतलब संतृप्त और स्टैंडर्ड वायु बनने का काम करती है, वह ताप ही जो है क्या कहलाता है, ड्यू पॉइंट कहलाता है, यानी ओसांग बिंदु के नाम से जाना जाता है। यानी वह निश्चित ताप जिस ताप पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है यानी स्टैंडर्ड एयर का रूप ले लेती है, उसे ही जो है ओसांग बिंदु या ड्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसको आम भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा वह निश्चित ताप, देखिए जिस निश्चित ताप पर कोई वायु अपनी क्षमता के बराबर जलवाष्प धारण करने की क्षमता रखता है, तो वह ताप ही जो है क्या कहलाता है, ड्यू पॉइंट कहलाता है। चलिए ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई, इसका आगे यूज है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखते हैं आखिरकार जो हमारी आर्द्रता है वो कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से हम उसको एक तरीके से मापते हैं। तो जो सबसे पहला ये 3 प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष आर्द्रता, एक विशिष्ट आर्द्रता, एक सापेक्ष आर्द्रता। देखिए जो निरपेक्ष आर्द्रता है इसका जो मात्रक होता है, इसका जो यूनिट होता है वो ग्राम प्रति घन मीटर होता है, और जो विशिष्ट आर्द्रता होती है उसका ग्राम प्रति किलोग्राम होता है, और जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है यह हमेशा प्रतिशत में निकाली जाती है। तो चलिए हम इसको पहले बताते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। तो देखिए निरपेक्ष आर्द्रता से ये आशय है कि वायु के प्रति इकाई आयतन में, जैसे कोई वायु है उसका प्रति इकाई आयतन ले लेना है, यानी 1 घन मीटर आयतन। कोई भी वायु है या वायुमंडल उसके 1 घन मीटर आयतन में जो है जितनी भी जल वाष्प को धारण करने की क्षमता होती है, वही देखिए वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को, यानी वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को जो है निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ वायु को हम जो है यहाँ पे हम 1 घन मीटर जो हमारी वायु होती है उसके अंदर जो भी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है वो निरपेक्ष आर्द्रता है। इसका मात्रक ग्राम प्रति घन मीटर, और प्रति घन मीटर यानी 1 घन मीटर आयतन में कितना ग्राम आर्द्रता आ रही है। यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ भार के सापेक्ष देखते हैं। कहता है वायु के प्रति इकाई भार में, यहाँ आयतन था, प्रति घन मीटर आयतन था, यहाँ वायु का प्रति इकाई भार में जितनी ग्राम आर्द्रता होती है, यानी उसमें जितनी ग्राम जलवाष्प धारण करने की क्षमता होती है वही उसकी विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। यानी अगर 1 किलोग्राम भार वाली कोई अगर वायु है और वो अपने अंदर मान लीजिए कि अगर वो 20 ग्राम जो है आपका जलवाष्प धारण कर रही है, तो उसका जो विशिष्ट आर्द्रता होगी वो 20 ग्राम प्रति किलोग्राम होगी। यहाँ भार के सापेक्ष देखते हैं, यहाँ प्रति घन मीटर यानी आयतन, यहाँ पर जो है प्रति घन मीटर के सापेक्ष देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, जिसका आगे यूज है। तो किसी भी तापमान पर, जैसे किसी भी तापमान, कोई भी तापमान हो, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, यानी किसी भी टेम्परेचर पर, निश्चित टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, किसी भी तापमान पे वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा है तथा उसकी आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को ही जो है क्या कहा जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता। यहाँ जो हम सापेक्षिक आर्द्रता निकालते हैं वो आर्द्रता सामर्थ्य के सापेक्ष देखा जाता है। ये जो आपने आर्द्रता सामर्थ्य पढ़ा, ठीक है, तो ये लेकिन प्रतिशत में होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ पाए। अब चलिए हम लोग जो आगे बहुत ज्यादा जानना है कि वास्तव में संघनन क्या है, यानी कंडेंसन की प्रक्रिया क्या होती है। क्योंकि जितना भी आप देख रहे हैं बादल बनना हुआ, बारिश का होना हुआ, चाहे आपका कुहरा है, चाहे ओस है, तुषार है, पाला, ये सारी घटनाएं संघनन के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो अब हम लोगों को अच्छे से समझना है संघनन क्या है। तो देखिए जल के गैसीय अवस्था, जैसे देखिए जल के गैसीय अवस्था के तरल या ठोस रूप में परिवर्तित होने की जो क्रिया है यही हमारी संघनन है। कहने का इसको आम भाषा में समझिए कि जैसे जो हमारी जलवाष्प होती है इसका ये गैसीय अवस्था के रूप में होती है। तो जलवाष्प गैसीय अवस्था में के रूप में होती है। अगर कोई जलवाष्प अगर वो पानी का रूप धारण कर ले या बर्फ का रूप धारण कर ले तो धारण करने की जो क्रिया होती है इसी क्रिया को संघनन। तो जैसे ही संघनन की क्रिया के द्वारा ही जो है कोई भी जो जलवाष्प होती है या तो वो तरल हो जाएगी यानी पानी का रूप ले लेगी या ठोस यानी आपकी बर्फ बन जाएगी। तो जल के गैसीय अवस्था का जो तरल या ठोस में जो परिवर्तित होने की क्रिया है यही जो प्रोसेस है संघनन। संघनन के प्रोसेस के द्वारा ही जो है ये सारी क्रियाएं होती हैं, चाहे आपका पानी बनता है चाहे आपका बर्फ बनता है। ठीक है, अब देखिए संघनन 2 कारकों पे डिपेंड करता है। जो संघनन की प्रक्रिया है, जो कंडेंसन की प्रक्रिया है, इसके लिए जिम्मेदार 2 चीजें होती हैं। पहला होता है तापमान में कमी। जितना ज्यादा तापमान में कमी होती चली जाएगी उतना ही ज्यादा जो है कंडेंसन की प्रक्रिया जो है बढ़ती जाएगी। यानी तापमान में कमी पर डिपेंड करता है और वायु की सापेक्षिक आर्द्रता पर। देखिए वायु की सापेक्षिक आर्द्रता,
तो यहाँ पे हम न विशिष्ट आर्द्रता की बात किया, न निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता जो प्रतिशत वाली। तो ये कह रहा है कि दो चीज़ों पे है, सापेक्षिक आर्द्रता जितना अधिक होगी और वायु का तापमान जितना अधिक कम होगा उतना ही ज़्यादा जो है संघनन की क्रिया होगी। अब देखिए संघनन क्या है, देखिए सूक्ष्म कण ही संघनन के केंद्र माने जाते हैं। देखिए संघनन की प्रक्रिया तभी संपन्न होगी जब वायुमंडल के अंदर सूक्ष्म कण हो, सूक्ष्म कण यानी जैसे धूल के कण, वायु के कण या धुएं के कण, तो इन कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। कहने का मतलब संघनन, सूक्ष्म कण ही संघनन के केंद्र माने जाते हैं। अब देखिए ओस है, कुहरा है, पाला है, कुहासा है, संघनन के रूप माने जाते हैं। तो ये अच्छे से समझ लेना है कि यदि जो हमारी आर्द्रता है यानी जो जलवाष्प है तो वो संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ही जो है वो या तो द्रव अवस्था में या वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है। या तो पानी बन जाएगा या तो बर्फ बनेगा। कोई भी जलवाष्प पानी या बर्फ तभी बनेगी जब वो उसका संघनन होगा, ठीक है। लेकिन बात वायुमंडल की हो रही है, तो वायुमंडल में जो है संघनन का जो केंद्र बिंदु हमारा होता है वो हमारे जो है सूक्ष्म कण माने जाते हैं। अब आइए हम लोग ले लेते हैं ओस का, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वास्तव में ओस क्या है, ड्यू क्या है। तो देखिए पहले इसकी समझें आप। कहता है जब वायु का तापमान ओसांग से नीचे गिर जाता है। देखिए आपने अभी ओसांग को यहाँ समझा, ओसांग के बारे में बहुत अच्छे से आपको जानकारी यहाँ पे दी गई कि वह न्यूनतम ताप जिस पर जो है कोई वायु जो है संतृप्त हो जाती है, यानी अपनी क्षमता के बराबर जलवाष्प को धारण कर लेती है। तो जब कोई वायु अपनी क्षमता के बराबर जलवाष्प धारण कर ले और उसका वह तो ओसांग बिंदु बोला जाएगा। तो यही कह रहा है कि जब वायु का तापमान ओसांग से नीचे गिर जाए, यानी जो ओसांग बिंदु है उससे भी नीचे गिर जाता है, तो वायु में उपस्थित जो जलवाष्प का संघनन होगा। देखिए संघनन की प्रक्रिया तभी संपन्न होगी, तभी संघनन होगा जब संघनन की प्रक्रिया तभी संपन्न होगी जब वायु का जो तापमान है ना वो ओसांग बिंदु के नीचे आ जाए। तो जब ओसांग बिंदु के नीचे वायुमंडल का तापमान आता है तो वहीं पे जलवाष्प का जो है संघनन होना प्रारंभ हो जाता है। और वही क्या करता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर उपस्थित जो पेड़ पौधे हैं या उनकी पत्तियां हैं उन पर हमको देखने को मिलती है। क्या मिलती है? ओस। तो ओस देखा जाए एक तरीके से तो आप बताएंगे कि जब वायु का तापमान यानी जब वायु या वायुमंडल का तापमान ओसांग के नीचे गिर जाता है तो वायु में संघनन की प्रक्रिया जो है, तो वायु में जो उपस्थित जलवाष्प है संघनन की जलवाष्प का संघनन हो जाता है। यानी वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है जब वायु का तापमान ओसांग के नीचे गिर जाएगा तो वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है उसका संघनन हो जाता है। और जैसे ही संघनन होगा तो वह जो भाप है यानी जो गैसीय अवस्था में जो जलवाष्प है वो धीरे धीरे जो है पानी का रूप ले लेती है, यानी बूंद का रूप ले लेती है, यानी वो द्रव में बदलना शुरू हो जाए। संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ही वो द्रव में बदलना शुरू, और द्रव छोटी छोटी बूंदों के रूप में पेड़ पौधों की पत्तियों पर दिखलाई पड़ता है, जिसे ओस कहा जाता है। तो ओस तभी पड़ेगी जब उसका जो है वायु का तापमान जो है वो ओसांग बिंदु के नीचे आ जाए। अब आइए चलते हैं तुषार या पाला। लोग कहते हैं पाला। देखिए जब संघनन एक ऐसे ओसांग पर होता है, यानी संघनन की प्रक्रिया एक ऐसे ओसांग पर हो जो हिमांक से नीचे हो जाता है। ध्यान देने की बात है। देखिए जब ओसांग से नीचे, जब किसी वायु का तापमान ओसांग से नीचे आएगा तो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और जो जलवाष्प है वो बूंद का रूप ले लेती है, उसे तो ओस कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब कोई जलवाष्प है और जब कोई वायु है उसका तापमान ओसांग से नीचे हो जाए और इतना नीचे हो जाए कि उसके हिमांक से भी नीचे हो जाए। देखिए ध्यान देना है, संघनन यहाँ लिखा गया है कि जब संघनन एक ऐसे ओसांग पर होता है जो हिमांक से नीचे हो जाता है तो जो हमारी जल वाष्प है वो बिना द्रव में बदले, यानी वो द्रव में नहीं बदलेगी, डायरेक्ट जो है वो बर्फ में बदल जाएगी। यानी वो जो जलवाष्प है वो बिना द्रव में बदले ठोस रूप में हो जाती है और कहने का मतलब वही एक तरह से बर्फ का रूप ले लेती है। तो उसे अब हम
जो है ओस न कह के उसी को पाला या तुषार कहा जाता है। जब संघनन एक ऐसे ओसांग पर होता है जो हिमांक से नीचे हो तो जल वाष्प बिना द्रव में बदले ही हिम के कणों में जम जाती है या जमा हो जाता है। इस जमे हुए ओस को ही पाला कहते हैं। यानी जब ओस है वो बिल्कुल पेड़ पौधों की पत्तियों पे जमा होने लगती है, यानी ठोस के रूप में दिखाई देने लगती है, तो वही तो बस इतना अंतर है कि यहाँ ओस जो पड़ती है तो जब वायुमंडल का तापमान उसके जो है ओशांक बिंदु से नीचे गिर जाता है, और यहाँ इतना नीचे गिर जाता है कि उसके हिमांक के बराबर आ जाता है, यानी एक तरह से हिमांक से भी नीचे आ जाता है। तो वही हिमांक से नीचे आने का मतलब कि अब वो सीधा जो है द्रव में न बदल करके वो ठोस में यानी बर्फ के रूप में बदल जाती है, जिसे हम लोग तुषार या पाला की संज्ञा देते हैं। अब आइए कोहरा को देखते हैं, फाग क्या है। तो ये जाड़े का मौसम आ गया है और आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कोहरा जो है आपको दिखाई देता है। तो आप एक चीज़ समझिए कि वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल के कणों या धूल के कणों पर संघनित सूक्ष्म जलपिंडों को कोहरा कहते हैं। जैसे इसको ऐसे आम भाषा में समझिए कि जैसे जो वायुमंडल की निचली परत होती है, इस निचले परत पे जो है बहुत ज़्यादा वायुमंडल के कण यानी धूल के कण, धुएं के कण और वायु के आपके जो है कण जो है एकत्रित होते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो ये कण है ना, इनका तापमान जो होता है वो जलवाष्प से आपका कम होता है। कारण ये है कि देखिए अगर देखा जाए तो जलवाष्प की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है, और जो है यहाँ जो कण हैं, जो धूल धुएं के कण हैं जो वायुमंडल में उपस्थित, इनकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो ये जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं। और आपको पता है ना, पानी जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। तो वायुमंडल में जो ये धूल के कण होते हैं, जैसे ही जो है मौसम एकाएक जो है रात्रि के समय तापमान डाउन होता है तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत न्यूनतम हो जाता है, और जो जलवाष्प होती है वो क्या करती है, एक तरीके से ये जो कण होते हैं ना, यही संघनन कराने का काम करते हैं। यानी इनका एक तरीके से देखा जाए तो जलवाष्प जो होती है ना, उसका टेम्परेचर जो है ड्यू पॉइंट से नीचे आ जाता है। यानी वो उन धूल के कणों पे, जैसे धूल का कण है आपका वो ठंडा है, उसके ऊपर जब गर्म जलवाष्प आएगी तो तुरंत जो है ठंडी होकर के बूंद का रूप ले लेती है, जिसे जो धूल के कण है जो जलपिंड के रूप में वो दिखता है, जिससे आगे आपको दिखाई नहीं देता। देखिए फिर देख ले, वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल के कणों या धुएं के कणों पर संघनित का मतलब समझ रहे हैं, संघनन संघनित सूक्ष्म जल पिंडों को कोहरा कहा जाता है। अब है कुहासा या धुंध, जिसे धुंध कहा जाता है मिस्ट के नाम से। देखिए कुहासा भी एक प्रकार का कोहरा ही है। इसमें दृश्यता देखिए, जो कुहासा आपका होगा या जो धुंध होगा, इसकी दृश्यता ज़्यादा होती है। 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तक ये धुंध दिखाई देती है। लेकिन कोहरा में क्या होता है कि आपका जो कोहरा में वो 200 मीटर या 100 या 200 मीटर की दूरी तक ही आप देख पाते हैं, या इससे भी कम। जब बहुत घना कोहरा होता है तो इसकी दृश्यता बहुत घट जाती है। तो यहाँ आप जो है 10-20 मीटर का भी हो जाता है, या 200 ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर तक की दूरी तक अगर आप देख पा रहे हैं तो वो कोहरा का रूप होगा। अगर वही 1-2 किलोमीटर की दूरी तक आप देख पा रहे हैं तो वो अब कोहरा न होकर के उसे धुंध का रूप दिया जाएगा। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।